जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम लोग टाइम न वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है फर्स्ट कि स्पष्ट प्रतिध्वनि जिसे इकोसिस्टम कहते हैं सुनने के लिए परावर्तन तल तथा ध्वनि स्रोत जिसे सोर्स कहा जाता है, ठीक, सोर्स के बीच न्यूनतम दूरी कितना होता है? 11 मीटर, 15 मीटर, 24 मीटर और 17 मीटर दिया है। देखिए यहां पर हम सोर्स ले लेते हैं, ठीक। सोर्स ये सोर्स कोई आदमी होगा मान लीजिए, ठीक। यहां से एक तल होगा जिसे हम तल कहते हैं, ठीक, सरफेस या परावर्तन तल कहेंगे, समझ में। अब यहां से क्या, ये आवाज साउंड गया, ठीक। अब यहां से परावर्तित होगा, इस दीवार से लड़कर आया, फिर दवा यहां से गया साउंड हो, ठीक, साउंड गया, फिर यहां से परावर्तित होकर आया। तो इसी को बोल रहा है कि ये सोर्स हुआ और ये तल हुआ, ठीक, जिसे हम सरफेस कहते हैं। इसके बीच कि न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए जिससे हमें स्पष्ट सुनाई देना दे, ठीक। क्या होना, अगर इससे अधिक रहेगा तो हमें स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, अगर इतने ही के बीच में रहेगा तो हमें स्पष्ट सुनाई देगा। वो कितना दूरी होना चाहिए? वह 17 मीटर होना चाहिए या तो 56 फीट होना चाहिए, ठीक। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही है। 1 फीट में 3 फीट 3 इंच होता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 56 फीट हो जाएगा, ठीक। मोदी जी का 56 इंच का सीना भी तो है, ठीक, 56 फीट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। तो रडार का जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग। ये कभी कोई फुल फॉर्म ही पूछ देता है, ठीक। ट्रिपल सी में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, समझ में आया, ठीक। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए इसमें से हम पहले एलिमिनेशन विधि द्वारा हटा लेते हैं। जो देखिए रमन इफेक्ट किसे कहते हैं? रमन इफेक्ट वो होता है जो हमारा प्रकाश इंसिडेंट होता है, ये फोटान के रूप में होता है, ठीक। इसमें ये एनर्जी होता है फोटान के रूप में। जब इंसिडेंट होता है किसी तल या पर, तो जिस एनर्जी के साथ फोटान आता है जिसे इंसिडेंट कहते हैं, उसी एनर्जी के साथ फोटान रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। लेकिन 1 करोड़ में से एक फोटान ऐसा होता है, ठीक, जो जिस एनर्जी के साथ आता है, ठीक, वो एनर्जी डिफरेंट होकर, माने जितना एनर्जी से आता है उससे कम एनर्जी या उससे अधिक एनर्जी के साथ परावर्तित होता है, ठीक। इसी डिफरेंट एनर्जी को हम क्या कहते हैं? रमन इफेक्ट कहते हैं, समझना है। अब डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? जैसे आप स्टेशन पर खड़े हैं तो ट्रेन सीटी बजाते हुए आ रहा है, हार्न बजाते हुए, तो आपको लगता है कि हार्न तेज बजा रहा है, लेकिन रियल में नहीं होता है, आपको आभासी प्रतीत होता है। जैसे वो पीछे की ओर जाता है आवाज कम सुनाई देने लगता है, तो हमें एक्चुअल में डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हमें आभासी होता है। तो इसका परिभाषा होता है वेन एवर देयर इज a relative motion between source and observer, the frequency of sound heard by observer different actual frequency sound of source, समझा। तो ये डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। तो इसमें से आपका ये भी नहीं होगा, अपवर्तन भी नहीं होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जाएगा, रेडियो तरंगों का परावर्तन जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन द्वारा होता है, ठीक, रिफ्लेक्शन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि का प्रभाव हमारे कान में कितने समय तक रहता है, ठीक, कितने समय तक रहता है। जिससे हम कोई साउंड सुन रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं, जिससे आप बोले कि ओए, तो हम सुन रहे हैं, हमारे कान तक कितने समय तक रहता है, ठीक। तो बेस्ट माना जाता है तो 1/10 सेकेंड, ठीक, 1 सेकेंड का 10वां भाग, 1 सेकेंड का 10वां भाग आप कर देंगे, उतना ही सेकेंड तक आपके कान में आवाज समय तक रहता है, ठीक। उससे कम या बेसी होगा तो भी प्रभाव आपको पड़ता है, ठीक। तो आपका 1/10 सेकेंड क्या कहा कि हमारे ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है, तो हमें क्लियर आवाज सुनाई देता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, समझा। स्फिग्मोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इंस्ट्रूमेंट नेम है, ठीक। से क्या नापा जाता है? नापा, मापा, मेजरमेंट सब एक ही चीज होता है, ठीक। तो उसे हम रक्तचाप जिसे बीपी कहा जाता है, इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक, ब्लड प्रेशर,
ठीक, आपको कहीं पर ब्लड प्रेशर नहीं मिलेगा, आपको बीपी बीपी हर जगह मिलेगा। तो ब्लड प्रेशर को हम मापते हैं, जिसे हिंदी में रक्तचाप कहते हैं। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, रक्तचाप और ब्लड प्रेशर। ठीक, अब किसमें, स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है, क्या, बीपी मापा जाता है। समझ में आया, यहाँ पर लगाते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक चीज आ गया है ना, पहले अब बैटरी वाला आ गया, पहले दूसरा सिस्टम रहता था, वैसे ऐसे करते थे, तब जाकर पता चलता था। लेकिन अब क्या है कि खाली बटन दबाइए, वो ऑटोमेटिक खुल के बता देता है कि आपका बीपी क्या है। ठीक, अब देखिए, अब इसके साथ ये सभी के सभी आप देख लीजिए कि जो हृदय का धड़कन होता है, हृदय का धड़कन मापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वो है स्टेथोस्कोप। ठीक, ये स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है, हृदय का धड़कन। ठीक, स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है, रक्तचाप। तो ऑप्शन आपका ये फर्स्ट सही है, लेकिन आप इसमें सब जान जाइए, सभी आपके लिए यूजफुल है। एक जगह आप लिख लेंगे, आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक, और नाड़ी या नब्ज दोनों चीज एक ही होता है, और पल्स, ये तीनों चीज एक ही को बोलते हैं। ये किससे नापते हैं, नाड़ी, इसमें नाड़ी नापते हैं। ठीक, कोविड काल में आप नहीं देखे थे, नब्ज वही पल्स ही तो मापते थे, पल्स कितना है, 80 है, 100, 120 है, यही मापते थे। तो उस जो मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, इंस्ट्रूमेंट का नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक ना, पल्स ऑक्सीमीटर से हम नाड़ी या नब्ज या पल्स को मापते हैं। ठीक, और ये इसमें दोनों चीज लगा रहता है, पल्स धन ऑक्सीमीटर दोनों लगा है। ठीक, पल्स से क्या हुआ, नब्ज हो गया, ऑक्सी से ऑक्सीजन, समझा, ये ऑक्सी से ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हम पल्स भी नापेंगे और ऑक्सीजन भी, दोनों नापेंगे एक ही इंस्ट्रूमेंट से। समझना, तो ऑक्सीजन लेवल भी किससे मापा जाता है, वो पल्स ऑक्सीमीटर से। इसमें दोनों लगा रहता है, एक साइड ये अंगुली में लगाएंगे, बीच वाले किसी में भी, तो आपका पल्स भी बताता है, ठीक, ऑक्सीजन लेवल भी बताता है कि 95 है कि 100 है। जिसका 100 है तो बेस्ट है, ठीक, 90 है तो थोड़ा सा कम है। समझना, तो 95 के आसपास होना चाहिए ऑक्सीजन लेवल हर आदमी का। 90 तो ये लो हो जाता है, समझा, लो हो जाता है। अब उसके बाद 95 है तो आपका ठीक ठाक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ठीक, ठीक, आपका लगभग 90 के एव भी होना चाहिए, 90 और 100 के बीच में। अगर 90 है तो बेस्ट है, 100 है तो और बेस्ट है। समझ में आया। ठीक, तो किससे मापेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर से दोनों मापा जाता है। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेथोस्कोप ध्वनि की किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी से बताएं, स्टेथोस्कोप से क्या मापते थे, हृदय का धड़कन। अब आप ही बताइए, यहां पर आदमी लेटा हुआ है, ठीक, स्टेथोस्कोप जब आप इसके लगाते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से रहता है, इसके पेट पर जब लगाते हैं, यहाँ पर एक कान में लगाए रहते हैं। ठीक, ये कान में लगाकर इस व्यक्ति को जब सुनते हैं, तो यहाँ पर ध्वनि तो धक ऊपर नीचे करता है, इधर इसे ध्वनि तो ऊपर नीचे करता है। जब इसमें आपको टकराता है तब आप कान में यहाँ पर सुनते हैं। समझा, तो ये क्या, ये परावर्तन पर आधारित है। ठीक, तो ये क्या, स्टेथोस्कोप ये किस पर आधारित, परावर्तन हुआ। तो परावर्तन इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अपवर्तन नहीं होगा, विवर्तन है, विवर्तन आपको साउंड में देखने को मिलता है। ठीक, साउंड में जैसे यहाँ पर एक रूम है, ठीक, ये रूम फर्स्ट है, ठीक, और एक यहाँ रूम सेकेंड है, ये रूम सेकेंड है। ठीक, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक, यहाँ और यहाँ से बातचीत कर रहा है, दो आदमी बातचीत कर रहे हैं, तो साउंड आपका इसमें भी सुनाई देता है, इधर से सुनाई देता है, इधर बात कर रहे हैं, इधर सुनाई देता है। कहने का तात्पर्य कि साउंड आपका घूम घाम कर सुनाई देने लगता है। तो इसमें व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इसी को हम विवर्तन कहते हैं। विवर्तन आपको साउंड में देखने को सबसे अधिक मिलता है। ठीक, साउंड में जैसे इस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, तो बगल वाले रूम में साउंड आसानी से सुनाई दे रहा है। ठीक, लेकिन लाइट में कहें तो लाइट में आपका इसके कंपेरिजन से कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, विवर्तन होता है। समझ में आया। ठीक, तो साउंड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि विवर्तन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो वो आपका डिफ्रेक्शन हो जाएगा। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि सोनार का प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग कहां करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है। इसका फुल फॉर्म होता है, सोनार का फुल फॉर्म होता है। अब इसका प्रयोग कहां करते हैं, इसका प्रयोग हम समुद्र के अंदर, जैसे ये समुद्र है, समझ में आया, ये समुद्र के अंदर, ठीक, ये समुद्र के अंदर सपोज करिए यहाँ पर कोई कोई मछली बड़ा बड़ा सा है, खुश बड़ा सा मछली है, ठीक, या तो कोई मेटल वगैरह है,
तो इस ये जब मछली जो आगे पीछे करेगा इसमें से एक तरंग ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर क्यों जाएगा? इसी जगह आपका सोनार लगा रहता है, समझ में आया? सोनार लगा, तो इसके पानी के तरंग का जो वेव होता है, वो वेव के माध्यम से सोनार जो वेव के माध्यम से वो पता लगाता है कि इसकी गहराई कितनी है, 10 किलोमीटर है कि 20 किलोमीटर है कि 100 किलोमीटर है कि 1000 किलोमीटर है। ठीक, तो ये सोनार का गहराई को मापता है, ये बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट को मापता है। जैसे नीचे सबमरीन जा रहा है, उसको माप देता है कितनी गहराई से जा रहा है। ठीक, पेट्रोल वगैरह का सोनार के माध्यम से ही पता किया जाता है। नीचे कोई चीज है, उसकी गहराई है, कितनी गहराई है, सोनार के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि कितनी गहराई है। तो इसमें क्या है, डॉक्टर को इसमें यूज नहीं है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इसमें भी यूज नहीं है, इंजीनियर द्वारा इसमें भी यूज नहीं है। ठीक, और नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। ठीक, नौ संचालकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। यहां से नौ संचालकों द्वारा यहां से जाते रहते हैं, यहां से, ठीक, यहां से इसके माध्यम से पता लगाते हैं। ठीक, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दिया है कि देखिए गुंजहीन हाल, ये डैश नहीं रहेगा, जिसे डेड हाल कहते हैं, और इसे या तो रिवर्सिबल रिवर्बरेशन हाल कहते हैं। ठीक, अब देखिए इससे आपको कुछ नहीं लग रहा है। गुंजहीन हाल मतलब कि गूंजने वाला भवन। ठीक, अरे हाल माने भवन, गूंजने वाला भवन। ठीक, जिसे हम रिवर्बरेशन हाल कहते हैं या तो डेड हाल कहते हैं। आपको यही देखने को ज्यादा मिलेगा, समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो गूंजने वाला हाल, सपोज करिए ये क्या गूंजने वाला हाल है, ये क्या है, इसी पूरे को हम क्या बोलेंगे, गुंजहीन हाल। ठीक, गुंजहीन हाल कहेंगे। ठीक, ये गुंजहीन हाल हो गया। अब देखिए का अनुरणन माने रिवर्बरेशन काल मतलब टाइम होता है, रिवर्बरेशन टाइम। ठीक, अब देखिए रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है। ठीक, तो पहले ये समझिए आप क्या होता है। ठीक, तो जैसे गुंजहीन माने गूंजने वाला, यही आपका इकोसिस्टम भी काम करता है, समझ में? इकोसिस्टम जिसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि भी तो आपका किस पर काम करता है, गुंजहीन के हाल की तरह। ठीक, ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड से संबंधित है, समझा? ये भी क्या, रिफ्लेक्टेड संबंधित है। ठीक, ये इकोसिस्टम रिफ्लेक्ट करता है, और गुंजहीन हाल मतलब ये हाल है, इसमें भी क्या रिफ्लेक्ट ही करेगा, समझा? इसमें भी रिफ्लेक्ट ही करेगा। क्या करेगा? साउंड करेगा। जैसे आप यहां से कोई आदमी है, ठीक, यहां से साउंड बोला, समझ में? यहां से दीवार गया और दीवार से टकरा कर आया, फिर यहां गया, ठीक, फिर यहां से टकरा कर आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साउंड, जैसे गुंजहीन हाल का कहने का तात्पर्य है कि एक बड़ा कमरा जिसमें आवाज गूंजता, जैसे हो बोल दिए रूम बड़ा सा है तो गूंजता आवाज है। ठीक, उसे गुंजहीन हाल कहते हैं। अब अनुरणन काल किसे कहते हैं? जैसे हम आवाज बोल दिए हो, ठीक, तो जब जितने टाइम तक हम आवाज को बोल रहे हैं, सिर्फ हो बोल रहे हैं, तो उसके बाद जो टाइम स्टार्ट होता है गूंजने वाला टाइम, जितने समय तक गूंजता है उसे हम कहते हैं अनुरणन काल। ठीक, आवाज साउंड हमारे बोलने के बाद, जितने बोलते तो समाप्त हो गया, बोलने के बाद जितने समय तक, ठीक, वो गूंजता है उसे हम रिवर्बरेशन काल कहते हैं, जिसे अनुरणन काल कहा जाता है। समझ आया कि नहीं? अब देखिए जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम होता है, एक होता है रिवर्सिबल टाइम। ठीक, ये आर और टी लीजिए। तो जो इकोसिस्टम होता है, इसका जो समय का अंतराल होता है वो करीब 50 से लेकर 100, ठीक, मिली सेकेंड होता है। ठीक, मिली सेकेंड, और इसका जो काल होता है वो 50 मिली सेकेंड होता है। सेकेंड, समझना है? एक मिली सेकेंड बराबर होता है एक सेकेंड का 1000वां भाग होता है। ठीक, 1 मिली सेकेंड बराबर 1 सेकेंड का 1000वां भाग होता है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि सैनिकों को पुल पार करते समय कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने को कहा जाता है। क्यों? जैसे ये पुल है, समझना है, ये पुल है, तो इस पुल पर सैनिक है, बहुत ज्यादा सैनिक है। ठीक, ये सैनिक है,
सैनिक माले जा रहे हैं, तो इन सैनिकों को कदम पर कदम ताल मिलाकर नहीं कहा जाता है। कदम का कदम ताल मिलाएंगे तो ये पुल जो है आपका इस प्रकार से डैमेज हो जाएगा, समझ में, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, तो जो आपका टूटने की संभावना ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर वेट इसी जगह ज्यादा पड़ा या इसी जगह पड़ा तो पुल टूट जाएगा, समझ में। इसी के लिए, इसीलिए कदम जो है ना वो कुछ कदम मिलाकर चलने को नहीं कहा जाता है, ठीक, अप डाउन करने को कहा जाता है, ठीक, जिससे आपका पुल का जो ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक, आयाम, ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसकी आयाम ही तो है, जिसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है, आयाम ये भी क्या आयाम है। तो आयाम को कम करने के लिए हम कदम से कदम ताल मिलाकर नहीं चलते, जिसके कारण आयाम कम है। अगर कदम से कदम ताल मिलाकर हम चलेंगे तो आयाम हमारा बढ़ जाएगा, ठीक, जब आयाम बढ़ेगा तो हमारा पुल टूटने की संभावना जल्दी रहती है, आयाम को हम कम करते हैं, ठीक। तो ये क्या, दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, ये गलत है। तो पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, ठीक, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, ठीक, जिसे रिजोनेंस कहा जाता है, ठीक, बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि रेडियो का समस्वरण, ठीक, माने ट्यूनिंग स्टेशन का एग्जाम्पल है, ठीक, ट्यूनिंग का एग्जाम्पल है वो रिजोनेंस होता है, ठीक, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। व्यतिकरण, परावर्तन, ये सब तो आपका साउंड में देखने को मिलता है, समझ में, साउंड में देखने को मिलता है और लाइट में देखने को मिलता है, लेकिन ये क्या क्या है, समस्वरण, इसे ट्यूनिंग का, ट्यूनिंग हमारा अनुनाद के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि दिया है कि कमरे के अंदर बैठे व्यक्ति की आवाज, ठीक, व्यक्ति की आवाज कैसे सुन सकते हैं। देखिए व्यक्ति की आवाज कैसे सुन सकते हैं, एक ये रूम है, ठीक, ये रूम फर्स्ट है, ये रूम सेकेंड है, ठीक, ये क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन ही सेम है, ये रूम सेकेंड है। अब इसमें से कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक, दो लोग व्यक्ति बैठे हुए आपस में बात करें, यहाँ रोशनदान, ठीक, इसमें से आवाज इसमें चला गया, समझ में, आवाज, इसे साउंड कहते हैं, जिसे साउंड कहा जाता है। जब बातचीत करते हैं इसमें से, जब इसमें से बातचीत करेंगे तो आवाज आपका इसमें चला जाता है या तो बाहर सुनाई देने लगता है। तो ये कहा गया एक कमरे के अंदर बैठे व्यक्ति की आवाज कैसे सुन सकते हैं, या इसके बाहर जो बाहर आवाज कैसे सुन सकते हैं, वो होता है क्या, डिफ्रेक्शन, जिसे विवर्तन कहा जाता है, अपवर्तन नहीं होता है, ठीक, ये लाइट में देखने को और साउंड में देखने को मिलता है। परावर्तन होता है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक ये चला जाता है, ठीक, परावर्तित हो जाता है। अपवर्तन होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, समझ आया कि नहीं, ठीक, ये अपवर्तन हुआ, परावर्तन रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक, इंसिडेंट होता है, आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी ध्वनि स्रोत, स्रोत को हम सोर्स से कहते हैं, स्रोत की आवृत्ति, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, ठीक, उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। देखिए रमन इफेक्ट क्या होता है पहले समझ लीजिए। ये रमन इफेक्ट क्या एक फोटान के रूप में पाया जाता है, जो आपका लाइट होता है, ये जिस वस्तु या ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होता है उसी एनर्जी के साथ ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन लगभग 1 करोड़ फोटान में से एक फोटान ऐसा मिल जाता है जिस एनर्जी के साथ वो नीचे की ओर आपतित होता है, लेकिन जाता है तो एनर्जी में कमी महसूस होता है, जिसे हम रमन इफेक्ट कहते हैं, ठीक। आप देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, समझे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये होता है जैसे एक प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, ये धन प्लेट है, ठीक, जब यहां से प्रकाश इस पर पड़ता है इस प्लेट पर, तो इसमें से क्या इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, समझे, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस होता है, समझ में आया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस की ओर जाते हैं, ठीक, जब इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर जाता है तो हमारा जो करंट फ्लो होता है इस साइड फ्लो होता है, समझे, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, करंट इस साइड फ्लो रहा है, ये इसी को आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ई क्या एनर्जी होता है टोटल, ई बराबर एच न्यू हो जाता है एनर्जी, ठीक। एक संबंध होता है V इक्वल टू एन लेमडा, ठीक, V इक्वल टू एन लेमडा होता है। V क्या है, प्रकाश की चार्ज से आप देखेंगे, N क्या है, न्यू बोलते हैं, और ये लेमडा हो जाता है, तो यहां से न्यू बराबर नहीं लिख सकते हैं, C बाई लेमडा हो जाएगा, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं E इक्वल टू, इसके स्थान पर एच सी बाई लेमडा हो जाता है, ठीक। एच क्या है आपका प्लांक कांस्टेंट, ये क्या कांस्टेंट होता है, समझे, एच प्लांक कांस्टेंट होता है एच, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा,
ठीक। डॉपलर किसी ध्वनि की स्रोत और आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को, ठीक, उतार चढ़ाव को हम डॉपलर इफेक्ट द्वारा देखा जाता है। जैसे स्टेशन पर आप खड़े हैं, कोई ट्रेन आ रहा है सीटी बजाते हुए, तो आवाज आपको तेज महसूस होता है, जैसे पीछे की ओर जाता है तो हमें आवाज कम सुनाई देता है, जिसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ये आभासी प्रतीत होता है, एक्चुअल में परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, ठीक, जिसे हम डॉपलर कहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ठीक, हम लोग पूरा इतना पढ़ लिए, हम लोग क्या देखें उसमें? साउंड ही तो देखे, साउंड ही देखे। किसका साउंड? ट्रेन का साउंड, बीप का, किसी भी गाड़ी का साउंड। साउंडिंग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या जनसंख्या तो होगा नहीं, मनोविज्ञान होगा नहीं, साइकोलॉजी, नन ऑफ दिस नहीं, साउंड। तो साउंड से रिलेटेड है, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक। डॉपलर प्रभाव संबंधित है वो साउंड से है। अगर इसी में आपका प्रकाश दे देता तो ये नहीं होता, ठीक, ये नहीं होता, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पुट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। इसको आप अच्छे से समझ जाइए और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम आपको क्वेश्चन को बनाए हुए हैं, ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।